सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि किसी भी शहर के केंद्र से गुजरना मुश्किल है बिना कम से कम कुछ कैमरों में कैद हुए। रिंग डोरबेल कैमरों के आविष्कार के साथ अब ये उपनगरों के लिए भी लागू होता है। ये कैमरे पुलिस को नए सुराग और संदिग्धों का पता लगाने में अहम साबित हुए हैं, जिन मामलों को वे शायद रहस्य मान लेते। नंबर 10। 30 वर्षीय जाना आर्मस्ट्रॉन्ग कई वर्षों से मां बनने का सपना देख रही थी और 2026 की शुरुआत में उनका सपना तब सच हुआ जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। जाना का जीवन अपने परिवार की मदद करने के लिए समर्पित रहा है और ये तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ एक बच्ची थी। उनकी मां रॉबिन सेरेब्रल पॉल्सी के कारण लकवाग्रस्त हो गई थी और उनके पिता रॉन बहरे थे। जाना की बहन फेथ आइजैक्स ने द गार्जियन को बताया कि उनकी बहन, जो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, ने देखभाल की जिम्मेदारी संभाली, अपनी मां की व्हीलचेयर के इस्तेमाल में मदद करती थी और अपने पिता से आसानी से संवाद करने के लिए छोटी उम्र से ही सांकेतिक भाषा सीख ली थी। वो अपने भाई बहनों के लिए भी आगे आई और वो और फेथ एक दूसरे से अलग नहीं रहती थी। दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अलग ही था। इसलिए 2025 में जब फेथ ने बताया कि वो गर्भवती है तो परिवार, खासकर उसकी बड़ी बहन, बहुत खुश हुई। कुछ महीनों बाद जाना ने भी अपनी गर्भावस्था की घोषणा की और दोनों बहनों ने इस बारे में बात की कि उनके बच्चे साथ साथ बड़े होंगे। दुर्भाग्यवश फेथ को गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं हो गई और 3 हफ्ते बाद उसने अपनी बच्ची को खो दिया। जाना इस मुश्किल समय में अपनी बहन की मदद करने के लिए वहां थी और जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी बहन ने भी उसका साथ दिया। जुलाई 2026 तक जाना का बेटा 4 महीने का हो गया था और वह काम पर लौटने की तैयारी कर रही थी। 7 जुलाई को दोनों बहनें टूवुम्बा, क्वींसलैंड के एक स्थानीय कैफे में ब्रंच डेट के लिए मिली। फेथ को लगा कि उसकी बहन के साथ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह ठीक समझ नहीं पाई कि क्या। दोपहर के थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए और यही आखिरी बार था जब उसे जिंदा देखा गया था। उसी दिन बाद में फेथ को अपनी बहन से एक अजीब संदेश मिला, लेकिन उसने इसे कोई गंभीर बात नहीं समझी। 8 जुलाई 2026 को जब जाना के पति धर्मेंद्र सिंह ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तब परिवार को इसका एहसास हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी कार उसके घर से 500 मीटर दूर लावारिस हालत में मिली, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। पुलिस को उसका एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें वो कैफे में जाती और बाहर आती दिख रही थी और जब उन्होंने तलाश शुरू की तो उन्हें और भी सबूत मिले। सीसीटीवी फुटेज में उसकी कार को रात 9 बजे से 10:15 के बीच डार्लिंग हाइट्स इलाके में घूमते हुए भी दिखाया गया और फिर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उसके घर के बाहर पहुंचते हुए देखा गया। लेकिन सीसीटीवी में ऐसा नहीं लग रहा था कि जाना अंदर थी। कई दिनों तक समुदाय ने आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार का हौसला बढ़ाया, विजिल आयोजित किए और नई मां की तलाश में मदद की। 11 जुलाई 2026 को उसके अवशेष रेड बैंक क्रीक के जंगल में पाए गए, जो जाना के घर से 45 मील से भी ज्यादा दूर था। सीसीटीवी सबूतों और उसके अवशेष मिलने के बाद सिंह को गिरफ्तार किया गया और उस पर हत्या का एक आरोप और घरेलू हिंसा का एक आरोप लगाया गया। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सिंह पर केवल आरोप लगाए गए हैं और उन्हें अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। अगस्त 2026 के अंत तक जाना की मृत्यु का कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और मामला अभी भी चल रहा है। नंबर 9। 70 3 साल की युवान वेयर डंगेट न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, जिन्हें उनकी बेटी ने एक प्यार करने वाली मां और समर्पित दादी के रूप में बताया। 2026 तक वह अपनी सेवानिवृत्ति के दौर में थी और अपने दिन डंगे के ग्रामीण घर में अपने जानवरों की देखभाल करने और जमीन संभालने में बिताती थी। जब वह संपत्ति की देखभाल नहीं कर रही होती थी तो स्थानीय कला कक्षाओं में भाग लेती थी और अपनी कला को और आगे बढ़ाने और नए दोस्त बनाने के लिए उत्साहित रहती थी। इस साल 19 फरवरी को यवोन ने मुरुम्बिना में टेफ कला कक्षा में भाग लिया, जो उनके घर से सिर्फ 5 मील की दूरी पर थी। दोपहर 3 बजे वह आर्ट स्टूडियो से निकली और ट्वीड वैली वे पर एक पेट्रोल पंप पर गई, जहां वह 3:15 बजे पहुंची। सीसीटीवी में दिखाया गया है कि वह संतरे का जूस खरीद रही है और अपने फोन में $50 का क्रेडिट डाल रही है। यहाँ से कैमरों ने उन्हें क्वींसलैंड रोड पर गाड़ी चलाते हुए कैद किया, जो उन्हें उनके घर ले जाती और यहीं पर सीसीटीवी सबूत खत्म हो जाते हैं। शाम 4:24 बजे से 4:48 बजे के बीच उन्होंने अपने फोन का इस्तेमाल YouTube पर आर्ट ट्यूटोरियल देखने और अपना वॉइसमेल चेक करने के लिए किया। 4:48 बजे यह गतिविधि खत्म हो जाती है और उन्होंने संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया। अगले दिन 20 फरवरी को उनकी बेटी ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जब उन्हें अपनी मां से कोई खबर नहीं मिली। ये उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था और उनके परिवार को डर था कि कुछ भयानक हो गया है। जब उनकी बेटी उनके घर पहुंची तो उसने जूते और एक टोपी देखी, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखी चीजों से मेल खा रही थी। उनके अनुसार उनके बाकी कपड़े बिस्तर के किनारे पर अच्छे से तह किए हुए थे और स्लो कुकर में खाना अभी भी पक रहा था। जहां अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था,
वहीं उनके घर के बाहरी हिस्सों ने कई चिंताएं पैदा कर दी। जानवरों की ओर जाने वाला फार्म गेट वैसे ही छोड़ा गया था जिसे इवॉन हमेशा खास ध्यान देकर बंद करती थी। बत्तख, मुर्गियां, कुत्ते, बिल्लियां या खरगोशों में से कोई भी गायब नहीं था, जिससे और भी सवाल खड़े हो गए। इवॉन कभी भी अपने जानवरों या अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ती और हमेशा अपने बच्चों के संपर्क में रहती थी। और गहराई से जांच करने पर पुलिस ने पता लगाया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 10:10 उसका फोन उसके घर से लगभग 3 मील दूर पिंग हुआ था। अपील के दौरान न्यू साउथ वेल्स पुलिस को यह भी पता चला कि इवॉन की कार एक सुनहरे रंग की फोर्ड एस्केप संभवतः 19 फरवरी को रात 8:30 डुंगाई क्रीक में देखी गई थी। दुर्भाग्यवश इसका कोई सीसीटीवी या फोटोग्राफिक सबूत मौजूद नहीं है और उसकी कार अब भी लापता है। फरवरी से न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाए हैं और नियमित रूप से जनता से जानकारी के लिए अपील करती रही है। उसके परिवार ने भी जागरूकता फैलाने और नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। जिस किसी के पास भी जानकारी हो उससे अनुरोध किया जाता है कि वह न्यू साउथ वेल्स पुलिस को 131 444 पर या न्यू साउथ वेल्स क्राइम स्टॉपर्स को 1-800 333 000 पर संपर्क करें, जहां आप गुमनाम रह सकते हैं। नंबर 8, 59 वर्षीय डैनियल डैन डेविस तृतीय को एक प्यार करने वाले पारिवारिक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मैरियोनेट पार्क, इलिनॉय में रहते थे, जो शिकागो का एक उपनगर है। डैन एक लाइटिंग डिजाइनर के रूप में काम करते थे और अपनी कंपनी में ऊंचे पद तक पहुंच चुके थे। रिपोर्ट्स के अनुसार वह एक सामान्य पारिवारिक व्यक्ति थे जो काम के अलावा खेल और सामाजिक मेलजोल का आनंद लेते थे। नवंबर 2025 के अंत में वह अपने घर से रहस्यमय तरीके से बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए और जब जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उनकी गुमशुदगी के विवरण और भी उलझन भरे हो गए। गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद शिकागो पुलिस ने उनके घर और कार्यस्थल की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उनकी बेटी वेंडी ने अपने पिता की अचानक गुमशुदगी के बारे में जानकारी के लिए सोशल मीडिया के जरिए कई बार अपील की और सुराग ढूंढने के लिए जांचकर्ताओं ने उनकी आखिरी ज्ञात गतिविधियों को फिर से खंगाला, जिससे वे उनके आखिरी बार देखे जाने से एक दिन पहले तक पहुंच गए। 24 नवंबर 2025 को डैन रात करीब 11:15 बजे गार्डन होम्स फायर डिपार्टमेंट के पास एक आमने सामने की टक्कर में शामिल थे। टक्कर की गंभीरता के कारण उनकी गाड़ी को वहां से टो कर लिया गया था। पूरा घटनाक्रम पुलिस बॉडी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया था, क्योंकि डैन ने अधिकारियों की कई बार विनती करने के बावजूद किसी भी तरह का इलाज लेने से इनकार कर दिया था। अस्पताल जाने से मना करने के बाद वे उन्हें 115 बॉर्बन स्ट्रीट ले गए, जहां वे काम करते थे, और वहां आधी रात के थोड़ी देर बाद पहुंचे। गवाहों ने याद किया कि उन्होंने उन्हें सुबह 1:15 बजे एक बार या क्लब से निकलते हुए देखा था। वे पैदल ही जा रहे थे और लोगों ने मान लिया था कि वे या तो घर पैदल जा रहे हैं या टैक्सी लेने वाले हैं। अगला सबूत सीसीटीवी फुटेज के रूप में सामने आता है, जिसमें उन्हें 6 घंटे बाद सुबह 7:30 बजे कैद किया गया था। वेंडी और अन्य लोग बाद में यह बताएंगे कि वह चलते समय लड़खड़ाते और ठोकर खाते हुए दिखाई दिए, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद दुर्घटना में उन्हें सिर में चोट लगी थी। उसी दिन दोपहर 3 बजे उन्हें एक बार फिर सीसीटीवी पर कैद किया गया, जब वह इलिनॉय के ब्लू आइलैंड में ओल्ड वेस्टर एवेन्यू पर चलते हुए दिखाई दिए, जहां वह और भी ज्यादा भ्रमित नजर आ रहे थे। उनकी गतिविधियां पूरे दिन रिकॉर्ड होती रही, जो 26 नवंबर तक जारी रही। 26 तारीख को शाम 6:35 बजे उन्हें आखिरी बार ब्लू आइलैंड में सेंट डोनाटस चर्च के पास देखा गया। ये अन्य फुटेज देखने के बाद उनकी बेटी वेंडी को पूरा यकीन हो गया कि उनके पिता को स्ट्रोक आया था। उन्होंने फॉक्स 32 को बताया, आप देख सकते हैं कि उनका बायां हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा। एक और मौके पर वह किसी चीज की ओर इशारा करते हैं और उनका हाथ ढीला है और उनके चेहरे का बायां हिस्सा झुका हुआ है। ये संकेत आसानी से छूट सकते हैं अगर आप उनकी सामान्य स्थिति को नहीं जानते। दुर्भाग्यवश यह मामला ठंडा पड़ गया, जिससे डेविस परिवार कई महीनों तक अंधेरे में रहा। 9 मार्च 2026 को डैन के अवशेष इलिनॉय के ब्लू आइलैंड में एक रेलवे ट्रैक के पास मिले। जांचकर्ता अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि वह वहां कैसे पहुंचा और उसकी मृत्यु की जांच अभी भी जारी है। उसके परिवार ने कई खर्चों को पूरा करने के लिए एक गोफंडमी अभियान शुरू किया है, जिससे अब तक $35,000 से अधिक जुटाए जा चुके हैं। वेंडी ने यह भी जोड़ा कि शेष धनराशि उसके स्मारक और अंतिम संस्कार के लिए जाएगी, और उन्होंने जनता का उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद किया। नंबर 7, 31 जुलाई 2025 को न्यू साउथ वेल्स के वॉलर की शांत उपनगरीय सड़कें एक सक्रिय अपराध स्थल में बदलने वाली थीं। जैसे ही निवासी अपने घरों से काम पर जाने के लिए निकले, उन्होंने कई पुलिस कारों और एम्बुलेंसेस को पार किया। कुछ ही घंटों में कभी शांत रहने वाला इलाका एक सक्रिय जांच स्थल बन गया था, और ज्यादा समय नहीं लगा कि इसकी जानकारी मीडिया तक पहुंच गई। कुछ घंटों बाद पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय अथन बोर्सिनोस पर उनके घर के बाहर अपनी कार की ओर जाते समय पीछे से हमला किया गया। उन्हें कई बार आग्नेयास्त्र से मारा गया था
और निवासियों द्वारा पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पैरामेडिक्स भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उनकी चोटों की गंभीरता के कारण वो बच नहीं सके और अपने घर के बाहर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांचकर्ताओं को जल्दी ही पता चला कि अथान, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी का बेटा था, उस पर कई आपराधिक आरोप लगे थे और उसी दिन उसे हथियार और ड्राइविंग से जुड़े अपराधों के लिए अदालत में पेश होना था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि उसके ऑस्ट्रेलिया के गहरे आपराधिक अंडरवर्ल्ड से संबंध थे। द एज ने रिपोर्ट किया कि अथान सुलेमान सैम अब्दुल रहीम, जिन्हें द पनिशर के नाम से जाना जाता था, की हत्या के मामले में एक संदिग्ध रहा था। जनवरी 2025 में सुलेमान पर मेलबर्न के प्रेस्टन में उस समय हमला हुआ जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी कार में बैठ रहे थे। उसी महीने बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी की, जिसमें माना जाता है कि अथान एक अन्य व्यक्ति के साथ घटनास्थल पर दिखाई दे रहे हैं और उनके पास एक आग्नेयास्त्र है। फिर आरोप है कि दोनों एक चोरी की गई निसान कार में वहां से भाग गए, जिसे विक्टोरिया से गायब होने की रिपोर्ट की गई थी। दोनों ने फिर कई बार गाड़ियां बदली और घर लौटने के बाद उन गाड़ियों को आग लगा दी। इसमें शामिल दोनों में से किसी भी व्यक्ति पर औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन इससे जांचकर्ताओं को काम करने के लिए बहुत कुछ मिला। रिंग कैमरों और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करते हुए जांचकर्ताओं ने 31 जुलाई की उस घटना का विश्लेषण करना शुरू किया जब ऑथन पर हमला हुआ था। शुरुआत में इन निष्कर्षों को गुप्त रखा गया था, लेकिन जब पुलिस को शामिल लोगों की पहचान करने में कठिनाई हुई तो उन्होंने जनता की मदद ली। 2026 में 2 लोगों की ये सीसीटीवी तस्वीरें सार्वजनिक की गई। विभिन्न स्रोतों के अनुसार इन दोनों लोगों को अथान पर हमला होने के कुछ ही क्षण बाद घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था और वे एक चोरी की गई निसान कार में बैठकर चले गए थे। बाद में वह निसान कार लावारिस और जली हुई हालत में मिली। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि अथान पर हमला करने वाले दोनों व्यक्ति इस हमले को अंजाम देने के लिए न्यू साउथ वेल्स से विक्टोरिया आए हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार माना जाता है कि न्यू साउथ वेल्स से आए इन 2 लोगों को विक्टोरिया में 2 लोगों से मदद मिली थी। अगस्त 2016 में पुलिस ने कहा था कि उन्हें लगता है कि किसी ने अथान की सुपारी दी थी और वे ये पता लगाने के लिए उत्सुक हैं कि वो कौन था और क्यों। सुलेमान पर हुए हमले में उसकी कथित संलिप्तता बदले की कार्रवाई की ओर इशारा कर सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत है। जिस किसी के पास भी जानकारी हो उससे अनुरोध है कि वह विक्टोरिया पुलिस से 131444 पर संपर्क करे, या अगर आप गुमनाम रहना चाहते हैं तो आप विक्टोरिया क्राइम स्टॉपर्स से 1803-33-000 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 6, 44 वर्षीय लिज वाडेल को उनके प्रियजनों ने एक दयालु और मिलनसार महिला के रूप में वर्णित किया था, जो अपने बच्चों और अपने पति के प्रति समर्पित थी। परिवार कैरी नॉर्थ कैरोलिना में रहता था, जहां लिज एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम करती थी। उनके मरीज उनकी बहुत तारीफ करते थे और उनके साथी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। 2003 में लीज की मुलाकात कैलिन वाडेल से अमेरिकन डांस फेस्टिवल में हुई और वे जल्दी ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे। फेस्टिवल के बाकी समय में वे एक दूसरे के साथ ही रहे और घर लौटने के बाद भी अपने रिश्ते को जारी रखने का फैसला किया। कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली और आखिरकार उनके बच्चे इस दुनिया में आए। 2026 तक लीज अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी और उनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी मौजूदगी थी। जुलाई में वो और उनकी एक दोस्त ग्रेनेडा में छुट्टियां मनाने के लिए फ्लाइट से गई। दोनों ने सिर्फ अपने लिए लंबी छुट्टी बुक की थी और कहा था कि ये उनकी भागदौड़ भरी जिंदगी से मिला एक बेहद वाजिब आराम था। दोनों 11 जुलाई को पहुंचे और लैंड करने के तुरंत बाद रिसोर्ट में चेक इन किया। पहले 10 दिन बिना किसी घटना के बीत गए। दोनों ने पूल के किनारे घंटों बिताए, कॉकटेल पीते हुए और अपनी बढ़ती जा रही पढ़ने की सूची की किताबें पढ़ते हुए समय बिताया। दोनों स्थानीय समुद्र तटों पर गए, वहां के लोगों से घुले मिले और स्थानीय व्यंजन आजमाने का मौका मिला। 21 जुलाई को दोनों अपने रिसोर्ट से निकलकर सेंट जॉर्ज के ग्रैंड अंस बीच के पास एक एयरबीएनबी में चले गए। अगले दिन दोनों ने अपना ज्यादातर समय एयरबीएनबी में बिताया और फिर ग्रैंड अंस बीच की ओर गए। दोस्त के अनुसार दोनों उथले पानी में रहे और धूप का आनंद लेते रहे, लेकिन हालात जल्दी ही बदल गए। करीब दोपहर 12 बजे जब लिज तैरने के लिए बाहर गई थी, उनकी दोस्त अपने कमरे के अंदर लैपटॉप पर कुछ काम पूरा करने में लगी हुई थी। सीसीटीवी पर उनके आखिरी बार दिखने की पुष्टि करीब दोपहर 12:04 पर हुई थी। शाम 5:50 तक लिज को न देखकर और उससे कोई खबर न मिलने पर उसकी दोस्त चिंतित हो गई। किनारे और पानी में तलाश करने के बाद उनकी दोस्त को एहसास हुआ कि लिज गायब हो गई हैं और उन्होंने तुरंत ग्रेनेडा पुलिस को फोन किया। उन्होंने पता लगाया कि लिज को आखिरी बार पुष्ट रूप से लगभग शाम 5:30 पर देखा गया था। उन्होंने उसी सुबह लगभग 11:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज भी जारी की, जिसमें लिज को आखिरी बार पुष्ट रूप से देखा गया था। गवाह सामने आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग शाम 5:30 बजे उसके हुलिये से मिलती जुलती एक महिला को देखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे अपने जेट स्की पर लिफ्ट देने की पेशकश की थी, क्योंकि वे चिंतित थे कि वह किनारे से बहुत दूर थी। उनके अनुसार उसने उस पेशकश को ठुकरा दिया और उन्हें बताया कि वह काफी अच्छी तैराक है। फिर गवाह वहां से चले गए और यही आखिरी बार था जब उसे देखा गया था।
जब केलिन को इस बात का पता चला तो वह उलझन में पड़ गया। अपनी वेबसाइट findlease.com पर उसने लिखा कि उसकी पत्नी अच्छी तैराक नहीं थी, लेकिन अगर उसके पास पूल फ्लोट या तैरने का उपकरण हो तो वह पानी में सहज महसूस करती थी। उसके शब्दों में उसे यकीन नहीं है कि वो पानी में गई, जमीन पर थी या शायद किसी नाव पर थी। वेबसाइट के अनुसार वह 24 जुलाई को ग्रेनेडा गए ताकि खोज में मदद कर सके। तब से अधिकारियों और लिज के परिवार ने नाव और ड्रोन दोनों से समुद्र तट की तलाश की है और उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। खोजी श्वान दलों ने भी समुद्र तट की तलाश की है, लेकिन वहां आने जाने वालों की संख्या के कारण यह मुश्किल साबित हुआ। उन्होंने माउंट हार्मन नेशनल पार्क के साथ साथ कई अन्य जंगलों में भी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कैलिन ने पोस्ट खत्म करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनकी पत्नी जानबूझकर गायब हुई है और उन्होंने तलाश में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद किया। एलिजाबेथ लिज वाडेल को एक गोरी महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल सुनहरे हैं, कद 5 फीट है और कद काठी मध्यम है। उन्हें आखिरी बार गहरे नारंगी रंग की क्रॉप टॉप और नीले सफेद धारियों वाली शॉर्ट्स पहने हुए देखा गया था। जिस किसी के पास भी जानकारी हो उससे अनुरोध है कि वह साउथ सेंट जॉर्ज पुलिस स्टेशन में 1-473-444 या 4544 पर संपर्क करे। नंबर 5, 2016 में दुनिया में डरावने जोकरों को देखे जाने की घटनाएं छा गई थी, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई थी। ये कहानी अमेरिका से शुरू हुई और जल्दी ही दूसरे देशों में फैल गई और महीनों तक ये खबरें सुर्खियों में छाई रहीं। कई लोगों को डर था कि ये सिर्फ एक साधारण शरारत से कहीं ज्यादा है। 10 साल बाद वही कहानी एक अलग वजह से फिर से देश का ध्यान आकर्षित करेगी। 3 अगस्त 2026 को रात 10 बजे के थोड़ी देर बाद ईस्ट सेंट में पुलिस लुइस इलिनॉय, जो कि लगभग 17,000 लोगों का शहर है, को 76वीं स्ट्रीट और स्टेट स्ट्रीट के पास रहने वाले चिंतित निवासियों से एक कॉल मिली। उन्होंने बाहर शोरगुल सुना था और जब उन्होंने अपनी खिड़कियों से बाहर सड़क की ओर देखा तो उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को बस स्टॉप के पास लेटा हुआ पाया। कुछ निवासी मदद के लिए बाहर दौड़े, तब तक वो बहुत बुरी हालत में था। जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने तुरंत उस आदमी के शरीर पर कई छेद जैसे घाव देखे। पैरामेडिक्स उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। जांचकर्ताओं का पहला काम अपने पीड़ित की पहचान करना था और उन्हें यह पता लगाने में सिर्फ कुछ मिनट लगे कि यह शव 78 वर्षीय जॉन वेस्ली एलन सीनियर का है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी पहचान जल्दी इसलिए हो गई क्योंकि उसने अस्पताल का कलाई बैंड पहनी हुई थी। उस दिन इससे पहले वह स्थानीय वेटरन्स अफेयर्स अस्पताल में कई जांच करवाने गया था। जॉन ने गर्व के साथ यूएस नेवी में सेवा दी थी और सम्मानजनक रूप से सेवा मुक्त होने के आफ्टर 35 साल तक बस ड्राइवर के रूप में काम किया। उसके बाद रिटायर हो गए। वह अपने चर्च में बहुत सक्रिय रहते थे और हफ्ते में कई बार अपने भाई बहनों से मिलने जाते थे। 3 अगस्त की शाम को वह अपनी बहन के घर जा रहे थे और उसकी अपार्टमेंट से कुछ मीटर की दूरी पर बस का इंतजार कर रहे थे। जॉन के परिवार पर इस हमले का गहरा असर पड़ा। परिवार वाले उन्हें प्यार से बेबी बॉय बुलाते थे और वह अपने पूरे परिवार के प्रति बहुत समर्पित थे। उनकी बहन मैरी स्टैनफोर्ड ने मीडिया से कहा, हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वह सबसे अच्छे भाई थे जिन्हें हमसे छीन लिया गया। पुलिस ने जल्दी ही पता लगा लिया कि उनकी कोई जानी पहचानी दुश्मनी नहीं थी और पड़ोसी व साथी उनका बहुत सम्मान करते थे। कोई दुश्मन न होने और कोई निजी रंजिश न होने के कारण जांचकर्ताओं के लिए मकसद तय करना मुश्किल हो गया था। किसी भी रिपोर्टिंग में ऐसा नहीं दिखता कि उनकी कोई भी चीज, जैसे उनका बटुआ, फोन या ऐसी कोई चीज ली गई हो जिससे लूट की संभावना से इनकार किया जा सकता है। जॉन के परिवार को न्याय दिलाने के प्रयास में पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज और रिंग डोरबेल कैमरों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उन्होंने हमले से सिर्फ 1 घंटे पहले की गई कुछ परेशान कर देने वाली फुटेज खोज ली। करीब रात 9 बजे एक निवासी के रिंग डोरबेल कैमरे ने यह फुटेज रिकॉर्ड की, जिसमें एक आदमी काले और लाल जोकर की पोशाक में उनके मुख्य दरवाजे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। घंटी बजाकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि फुटेज रिकॉर्ड हो रही है, वह 2 में से एक बात कहता है, या तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था या मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यह स्पष्ट नहीं है। जब निवासी दरवाजा नहीं खोलते तो वह बिना कुछ कहे रात में वहां से चला जाता है। इस खोज के बाद जांचकर्ता फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की पहचान करने की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अखबारों को जारी किया। 3 दिन बाद ईस्ट सेंट लुइस पुलिस ने घोषणा की कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना के संबंध में किसी को गिरफ्तार किया गया है। मामला फिलहाल चल रहा है और संदिग्ध किसी भी दिन अदालत के सामने पेश होने वाला है। सटीक मुकदमा और सजा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मारी स्टैनफोर्ड ने CNN से कहा, उद्धरण, मैं बस यह सोच रही हूँ कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। वह मेरे भाई को जानता भी नहीं था। अब हमें यहाँ बैठकर इस दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है किसी बेवजह की हरकत की वजह से। नंबर 4, 31 वर्षीय कॉनर एंडरसन ने अपने लिए सपनों की जिंदगी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। 2026 तक वह
मार्स नामक एक वित्तीय सेवाओं और जोखिम प्रबंधन कंपनी में क्लाइंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे थे और अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रहे थे। 15 अगस्त को कॉनर डेनवर कोलोराडो से नैशविल टेनेसी गए ताकि वे रीमैक्स ब्रोकर ओनर कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सके। इवेंट से ठीक पहले कॉनर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अपनी उत्सुकता जाहिर की और उम्मीद जताई कि वे इवेंट में अन्य प्रोफेशनल से मिल पाएंगे। वह मिलेनियम मैक्सवेल हाउस में ठहरे हुए थे, जो उस कन्वेंशन सेंटर से सिर्फ 10 मील दूर था जहां इवेंट आयोजित किया जा रहा था। होटल स्टाफ ने चेक इन के समय कुछ भी असामान्य नहीं देखा। अगले कुछ घंटों का पता नहीं है, हमें इतना पता है कि उस शाम किसी समय वो अपने होटल से निकले और ईस्ट नैशविल गए, वहां के कई बारों में घूमने और शहर की नाइट लाइफ देखने के लिए। कॉनर अपने होटल के कमरे में वापस नहीं लौटे और अगले दिन सम्मेलन में भी नहीं पहुंचे, जिससे उनके नियोक्ता और परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब नैशविल पुलिस को यह रिपोर्ट मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पहले से ही उनके आखिरी पलों की अहम फुटेज मौजूद थी। करीब पिछली रात 1 बजे कॉनर ने घबराए और चिंतित दिखते हुए 2 पुलिस अधिकारियों को रोका था। पूरा घटनाक्रम बॉडी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया था, जो बाद में जनता के लिए जारी किए गए थे। उस फुटेज में वो अधिकारियों को बताता है कि उसने कुछ घंटे पहले 2 लोगों से मुलाकात की थी, जिन्होंने कहा था कि वे उसे $20 के बदले शहर घुमाएंगे। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती है, फिर वह बताता है कि वे उसे एक और इलाके में ले गए और उससे और पैसे मांगने लगे। वीडियो से सीधे अंश में वो कहता है, और फिर मुझे याद नहीं, उसने मुझसे और $20 की मांग की या ले लिए, और फिर उसका दोस्त ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे धमकाया, मैं नहीं गया तो उन्होंने मुझे कुचलने की धमकी दी। अधिकारियों से मदद की गुहार लगाने और रिपोर्ट दर्ज करने की विनती करने के बाद आखिरकार वे मान गए, लेकिन कॉनर ने पीछे हट गए जब उन्होंने उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा। कुछ ही पलों बाद उन्होंने उन्हें उनके समय के लिए धन्यवाद दिया और अपनी रात जारी रखने के लिए ईस्ट नैशविल की ओर वापस चले गए। कॉनर एंडरसन को आखिरी बार यही देखा गया था। 21 अगस्त 2026 को कॉनर का शव जेम्स रॉबर्टसन पार्कवे के पास एक जंगल में मिला। जांचकर्ताओं को अवशेषों के बारे में सूचित किया गया, जिन्हें उन्होंने लापता व्यक्ति के रूप में पहचाना। उस समय जांचकर्ताओं ने कहा कि कोई भी आपराधिक गतिविधि के तत्काल संकेत नहीं है, लेकिन वे अभी कुछ भी नकार नहीं सकते। आने वाले दिनों में एक पोस्टमार्टम और पूरी जांच की जाएगी और उसके परिवार वाले उसे अंतिम विदाई दे सकेंगे। नंबर 3, 25 वर्षीय मीर रजा अली कराची, पाकिस्तान में एक लोकप्रिय और सम्मानित व्यवसायी थे। 25 साल की उम्र तक मीर ने एक सफल कैफे व्यवसाय खड़ा कर लिया था, जो खासतौर पर वॉफल्स नामक मिठाइयाँ परोसने में माहिर था। उन्होंने हाल ही में कराची विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में डिग्री भी प्राप्त की थी और खुद को एक उभरते हुए उद्यमी मानते थे। मीर ने अपने दोस्त अहमद और अपने भाई अब्दुल्ला के साथ मिलकर काम शुरू किया था, जिसमें अहमद उनके व्यावसायिक साझेदार के रूप में थे। दोनों 21 साल से भी ज्यादा समय से दोस्त थे और व्यवसाय चलाने का तनाव भी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आ सका। हालांकि मीर के पिता के अनुसार दरारें दिखने लगी थी। 28 जुलाई 2026 को मीर वाफ्लेक्स में देर तक काम कर रहे थे, लेकिन अपने माता पिता से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए घर लौटे। बाद में उनके पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा घर आया था और फिर चला गया, यह कहकर कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। अगली सुबह जब उसका कोई पता नहीं चला तो वे घबरा गए और उसे लापता बताने के लिए कराची पुलिस को फोन किया। मीर की शादी 30 अगस्त को होने वाली थी और उसके परिवार के कई लोग सोच रहे थे कि कहीं शादी का तनाव उस पर हावी तो नहीं हो गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसका फोन या तो बंद हो गया है या फिर स्विच ऑफ कर दिया गया है, तो यह शक जल्दी ही दूर हो गया। परिवार ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर पूरे शहर में तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने भी अपनी तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। अगले दिन 29 जुलाई 2026 को लगभग 11:52 बजे सुबह पुलिस को एक वेडिंग हॉल से कॉल मिली। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वहां मानव अवशेष पाए, जिन्हें उन्होंने जल्दी ही मीर रजा अली के रूप में पहचान लिया। वेडिंग हॉल उसके घर से लगभग 7 मील दूर था और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसे वहां क्यों लाया गया था। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही थी कि शव मिलने से पहले के घंटों में क्या हुआ था, और सौभाग्य से वेडिंग हॉल में सीसीटीवी था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार पुलिस को 29 तारीख को सुबह 11:52 बजे की फुटेज मिली, ठीक उसी समय जब उसकी लाश मिली थी। फुटेज में उसकी लाश वही दिख रही थी, लेकिन जब उन्होंने एक दिन पीछे जाकर देखा तो उन्हें कुछ परेशान करने वाली बात नजर आई। 28 तारीख को शादी हॉल के बाहर कोई लाश नहीं थी। इसका मतलब था कि जिसने भी मीर को वहां छोड़ा था उसने ये 29 तारीख की सुबह किया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके सीने में एक घाव था
और फोरेंसिक वैज्ञानिकों ने वहां से जीएसआर के लिए सैंपल लिया। जांच में साबित हुआ कि घाव पर साथ ही अन्य जगहों पर भी जीएसआर मौजूद था। मीर के निधन के कुछ हफ्तों बाद उसके पिता श्री झोसे ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि उनके बेटे ने उनसे अपने बिजनेस पार्टनर अहमद के साथ संभावित झगड़ों के बारे में मन की बात साझा की थी। उनके अनुसार दोनों के बीच वॉफ्लेक्स में कच्चे माल की कीमतों को लेकर बहस हुई थी और कुछ सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि मीरा रजा ने जून में ऑडिट के आदेश दिए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी वित्तीय मामले सही है। श्री हुसैन का यह भी आरोप है कि उनके बेटे के निधन के बाद दोनों भाइयों ने परिवार से सभी संपर्क और संबंध तोड़ लिए। अगस्त की शुरुआत में मीरा रजा के अवशेषों को एक नए पोस्टमार्टम विश्लेषण के लिए निकाला गया क्योंकि परिवार ने प्रारंभिक निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी। अगस्त के अंत तक फॉरेंसिक पुनः जांच अभी भी जारी है। अब ये सहमति बन गई है कि उन पर पीछे से हमला किया गया था क्योंकि उनकी छाती पर निकास घाव बड़ा था जो कि 38 मिलीमीटर था, जबकि उनकी पीठ पर प्रवेश का घाव छोटा था जो केवल 7 मिलीमीटर था। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए हैं, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि वे न्याय की तलाश में तब तक लगे रहेंगे जब तक जिम्मेदार लोगों को उनकी इस क्षति के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। नंबर 2, 26 वर्षीय कीर्तन अग्रवाल को एक बुद्धिमान और प्यार करने वाले युवक के रूप में वर्णित किया गया था जो अपनी जिंदगी के प्यार साया गोयल से शादी करने की तैयारी कर रहे थे। ये जोड़ा पुणे, भारत में रहता था जहां कीर्तन एक लोकप्रिय और सम्मानित व्यवसायी थे। वे सक्सेस ग्रुप के लिए काम करते थे जो उस क्षेत्र में रियल एस्टेट विकास पर काम करता था और मुख्य रूप से वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय भूखंडों पर ध्यान केंद्रित करता था। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार वे कंपनी के स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग विभाग में काम करते थे और साथ ही बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम करते थे। केतन ने हाल ही में बोस्टन, मैसाचुसेट्स के बेप्सन कॉलेज से उद्यमिता नेतृत्व में मास्टर डिग्री और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्नातक डिग्री प्राप्त की थी। 26 साल की उम्र तक उन्होंने 2 डिग्रियां हासिल कर ली थी और वे कॉर्पोरेट दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और रियल एस्टेट की दुनिया में बड़ा नाम बनाने के लिए तैयार थे। जब वे काम पर नहीं होते थे तो अपना समय 20 साल की साया के साथ बिताते थे और दोनों ने 2026 की शुरुआत में सगाई कर ली थी। उनके परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश थे और नवंबर में होने वाली एक बड़ी शादी की योजना बना रहे थे। 18 जुलाई को नई सगाई हुई जोड़ी लोगाट किले की यात्रा पर गई जो एक सुंदर किला है, 1033 मीटर ऊंचा है जहां से सैयारी हिल्स और पावना रिजर्व दिखाई देते हैं। उस दोपहर बाद सिया के परिवार को उससे घबराए हुए फोन आए और उसने दावा किया कि कीर्तन तस्वीरें लेते समय गिर गया था। शुरू में पुलिस ने भी इसी कहानी पर विश्वास किया। ऐसा तब तक था जब तक उन्होंने उस दिन किले की सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी। कैमरों में एक हुड पहने आदमी उस जोड़े के पीछे पीछे चलते हुए दिखा और पुलिस को शक हुआ। ये शख्स उनके पीछे पीछे ठीक उसी जगह तक गया जहां कहा गया कि कीर्तन गिरा था। जब उन्होंने साया के फोन रिकॉर्ड निकाले तो उन्होंने पाया कि उसके और एक अन्य आदमी के बीच 2004 से ज्यादा कॉल्स और सैकड़ों अन्य टेक्स्ट मैसेज थे। 22 साल का चेतन चौधरी सिर्फ 2026 में ही उन्हें एक और परेशान करने वाला सुराग भी मिला। 14 जून को गिरने की घटना से 4 दिन पहले साया और चेतन एक रोमांटिक यात्रा के लिए किले गए थे। ट्रैक के दौरान किसी समय चेतन हल्का सा गिरा था लेकिन वह खुद को संभालने में कामयाब रहा। पुलिस को पता चला कि साया ने ही उसे धक्का दिया था, यह दावा करते हुए कि उसकी राह में एक सांप था और कथित तौर पर वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी जब उसने उसे धक्का दिया। जब ये सारी जानकारियां एक साथ आईं तो वे 18 जून की घटना को जोड़ने में सक्षम हो गए। 23 जून को साया और चेतन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और अब पुलिस ने इसे हत्या का मामला करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कुछ समय से चेतन से छुटकारा पाने की योजना बना रहे थे और उन्होंने 17 जून को भी अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। पुलिस ने यहाँ तक आरोप लगाया कि दोनों ने एक गुप्त हाथ का इशारा भी बनाया था जिसे साया ने तब इस्तेमाल किया जब चेतन उनके पीछे रास्ते पर उसके पीछे पीछे आ रहा था। भारतीय पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने चेतन के ट्रेल पर 48 मिनट की सीसीटीवी फुटेज बरामद की है जिससे पता चलता है कि यह कृत्य पूर्व नियोजित था। मामला फिलहाल चल रहा है और दोनों को अदालत में पेश होना है। कीर्तन के परिवार वाले चाहते हैं कि उसे उसकी तेज बुद्धि और प्यार भरे स्वभाव के लिए याद किया जाए और वे 18 जून को जो हुआ उसे समझने की कोशिश में लगे हैं। नंबर 1, 39 वर्षीय मोनिक टेपी और 37 वर्षीय स्पेंसर टेपी ने साथ मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बनाई थी। दोनों की मुलाकात 2018 के अंत में ऑनलाइन हुई थी और वे जल्दी ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब गए थे। मोनिक पहले शादीशुदा थी और स्पेंसर भी पहले लंबे रिश्तों में रह चुके थे। सिर्फ 2 साल पहले 13 दिसंबर 2020 को दोनों ने महामारी के कारण एक छोटी सी रस्म में शादी की थी। जनवरी 2021 में दोनों ने अपने सभी दोस्तों और परिवार के लिए एक पार्टी रखी ताकि इस खास मौके का जश्न मना सके। ये जोड़ा कोलंबस, ओहायो में बस गया
जहां स्पेंसर एक डेंटिस्ट के रूप में काम करते थे, उन्होंने डेंटल सर्जरी में अपनी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। मोनिक भी बहुत शिक्षित थी। उन्होंने बाल शिक्षा में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। 2025 तक दोनों के 2 बच्चे हो चुके थे और वे अपने नए जीवन के लिए बहुत उत्साहित थे। जो लोग पास में रहते थे उन्होंने कहा कि वे एक दयालु और उदार परिवार थे, जो गर्मियों की रातों में अपने बच्चों के साथ देर तक बाहर बैठते थे जब बच्चे खेलते रहते थे। दोनों अपने दोस्तों और परिवारों के साथ नियमित संपर्क में रहते थे, इसलिए जब 30 दिसंबर 2025 तक उनसे कोई खबर नहीं मिली तो सबको पता चल गया कि कुछ बहुत गलत है। उस सुबह करीब 10 बजे परिवार और दंपति के नियोक्ताओं द्वारा पुलिस को घर बुलाया गया। जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने मोनिक और स्पेंसर को अंदर बेहोश पाया। घर का बाकी हिस्सा सामान्य था, वहां जबरन घुसने या किसी संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। पैरामेडिक्स ने दंपति को बचाने की कोशिश की और कई मिनटों तक प्रयास करने के बाद पुनर्जीवन की कोशिशें रोक दी गई और दोनों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। मेडिकल एग्जामिनर ने बाद में निर्धारित किया कि दोनों को आग्नेय अस्त्र से मारा गया था और मौके से कई खोखे बरामद किए गए थे। टेपे दंपति के निधन से स्थानीय समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई। दोनों बहुत पसंद किए जाते थे और उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। जब तक उन्होंने मोनिक के परिवार से बात नहीं की तब तक कोई संभावित संदिग्ध सामने नहीं आया था। 2018 से पहले मोनिक की माइकल मैकी से एक छोटी लेकिन उथल-पुथल भरी शादी हुई थी, जो नेवादा में एक वैस्कुलर सर्जन थे। मोनिक के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उसने दावा किया था कि माइकल उसे कंट्रोल करता था और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता था और वह उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब थी। उसने कभी यह नहीं बताया कि वह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन बाद में विरोधाभासी बातें सामने आईं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह पता लगाने के लिए सबूतों की तलाश शुरू की कि क्या हो सकता है, और तभी उन्होंने 29 दिसंबर को सुबह 2 बजे से 5 बजे के बीच दंपति के घर के पास से सीसीटीवी फुटेज बरामद की। माइकल के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की पहचान जल्दी ही उसी के रूप में कर ली। उन्होंने यह भी पता लगाया कि 2024 में उनके एक मरीज ने उनके खिलाफ मेडिकल लापरवाही का मुकदमा दायर किया था। people.com के अनुसार उन्होंने नेवादा छोड़ दिया, जिससे उनकी मेडिकल लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई और वे रॉकफोर्ड इलिनॉइस चले गए, जो कोलंबस से 445 मील उत्तर पश्चिम में है। कोलंबस पुलिस ने माइकल के और भी सीसीटीवी सबूत जुटाए। ये खास फुटेज 6 दिसंबर की थी और ये कपल के घर के बाहर रिकॉर्ड हुई थी जब वे दोनों इंडियाना गए हुए थे। फुटेज में माइकल घर का मुआयना करता हुआ नजर आता है, इससे पहले कि उसे पता चले कि वहां कोई नहीं है। मोनिक की दोस्त को बाद में स्पेंसर ने बताया कि वह अपने पूर्व पति से जुड़ी किसी बात को लेकर परेशान थी और होटल वापस जाने की बात कहकर वहां से चली गई थी। 10 जनवरी 2026 को माइकल मैकी को रॉकफोर्ड इलिनॉय में गिरफ्तार किया गया था, जब वह उस डॉक्टर के क्लिनिक जा रहे थे जहां वो काम करते थे, और बाद में उन पर गंभीर हत्या के 4 आरोप और गंभीर सेंधमारी का 1 आरोप का आरोप लगाया गया। ओहायो कानून के अनुसार अगर दोषी पाया गया तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है और पैरोल पर विचार करने से पहले कम से कम 32 साल जेल में बिताने होंगे। इस साल मई में उन्होंने दोषी न होने की दलील दी, जिससे राज्य को मामला आगे बढ़ाना पड़ा। इस त्रासदी के बाद टेपे परिवार ने अपने खर्चों में मदद के लिए एक गोफंडमी शुरू किया। अभी तक यह $2,44,000 पर है, जबकि इसका लक्ष्य $2,50,000 है। टेपे परिवार ने सभी दानदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। अगर आप या आपके किसी प्रियजन पर घरेलू हिंसा का असर पड़ा है तो आपसे निवेदन है कि मदद के लिए संपर्क करें। सहायता उपलब्ध है। आप 1-800-799-7233 पर कॉल कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। मेरा नाम टाई नॉट्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।